मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम प्लेटो के अंतर्गत आदर्श राज्य का अध्ययन करेंगे। आदर्श राज्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो का रिपब्लिक जो ग्रंथ है उसमें आदर्श राज्य का स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के आधार 3 वर्गों को माना है, जो कि हैं प्रशासक वर्ग, संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जो कि 3 गुणों पर आधारित हैं: विवेक, साहस और शुद्धता। तो बच्चों, सबसे पहले हम परिचयात्मक संदर्भ में देखते हैं आदर्श राज्य क्या है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का विस्तृत विवेचन किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं, जो कि मानव की आत्मा में निहित गुणों के आधार पर इसका विश्लेषण प्लेटो ने किया है। प्लेटो ने बताया है कि मानव आत्मा में 3 गुण हैं: विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक के आधार पर जो समाज में अपना कार्य लेगा वो प्रशासक वर्ग होगा, जो कि प्रशासन का कार्य करेगा, जैसे कि दार्शनिक, शासक। जिसमें साहस का तत्व प्रधान है वो संरक्षक वर्ग बनेगा, जो कि संरक्षण का कार्य करेगा। उत्पादक वर्ग, क्षुधा का मतलब क्या होता है बच्चों? भूख से। तो जिसको भूख होगी वो क्या करेगा? अपना खुद भूख को शांत करेगा। उसी तरीके से उत्पादक वर्ग जो है वो उत्पादन का कार्य करता है, और उसका यह है कि जो भी वो अर्जन करेगा आर्थिक रूप से, उसका प्रयोग वो अन्य 2 वर्गों के लिए भी करेगा। तीसरा पॉइंट है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए 2 साधनों को स्वीकार किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आदर्श राज्य उसका एक काल्पनिक राज्य था जिसकी कि वो स्थापना करना चाहता था और हर व्यक्ति को शुभ जीवन देना चाहता था। तो इसके लिए 2 तरह की व्यवस्था को उसने स्वीकार किया। एक तो न्याय व्यवस्था, जिसका कि हमने अध्ययन अभी किया था, और दूसरा है शिक्षा सिद्धांत। तो ये दोनों यदि सही ढंग से क्रियान्वित होंगे राज्य में, तो नो डाउट आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है, ऐसा प्लेटो का विश्वास था। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं हम देखें तो सबसे पहली विशेषता यही है कि दार्शनिकों का शासन। प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिकों का शासन है। तो बच्चों, कल जब मैंने दार्शनिक शासक की अवधारणा आपको पढ़ाई थी तो बताया था कि दार्शनिक शासक वह है जो कि मोह माया से मुक्त होता है, और जब तक आदर्श राज्य नहीं बन पाएंगे जब तक कि राजा दार्शनिक नहीं होगा। तो राजा का दार्शनिक होना आवश्यक है ताकि वो विवेक के आधार पर निर्णय ले सके, क्योंकि दार्शनिक शासक वह व्यक्ति है जो कि त्याग की प्रतिमूर्ति है, जिसके स्वयं के कोई हित नहीं होते। वो समुदाय के हित के लिए काम करता है। तो दार्शनिक शासक की अवधारणा बहुत ही आवश्यक है इसके आदर्श राज्य में। दूसरा है नागरिकों के 3 वर्ग। तो दूसरी विशेषता, जैसा कि आपको पता है कि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे, तो प्रशासक वर्ग, संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी इसका सही तरीके से संचालन संभव है। तीसरी विशेषता है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो प्लेटो कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत में विश्वास करता था। उसका ये मानना था कि यदि सारे कार्य एक ही अंग के पास होंगे तो वो सही तरीके से अपने कार्य नहीं कर पाएगा। तो उसने कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया। राजनीतिक शक्ति प्रशासक वर्ग को दे दी है और आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग को दी है। तो कहीं पर भी शक्ति के संग्रहण की बात वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर प्लेटो वास्तविक जो व्यवहारिक जो राजनीति है आज की, उससे हमें मिलता नज़र आता है। इसके बाद विशेषता है आदर्श न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था उसकी सही रूप से होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दार्शनिक शासक का कर्तव्य है कि वो सही ढंग से न्याय को संपादित करे, और जो वर्ग हैं हर वर्ग सेटिस्फाई हो, अपना कार्य करे, दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। राज्य द्वारा निर्धारित शिक्षा योग्यता, जो भी शिक्षा योजना होगी वो राज्य द्वारा निर्धारित होगी आदर्श राज्य में। इसके लिए इन्होंने शिक्षा योजना बनाई है, जिसके कि 3 चरण हैं। पहली शिक्षा जो है, प्रथम चरण जो है, उसमें तो बच्चों के सांस्कारिक जो शिक्षा है उस पर बल दिया जाता है। अच्छी उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि उनमें अच्छे गुणों का संचार हो। द्वितीय शिक्षा व्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें कि राज्य जो है उनको अध्ययन अध्यापन का
कार्य कराता है। और तीसरी जो है वो दार्शनिक शासक के लिए है, जिसमें कि जो व्यक्ति विवेक की पराकाष्ठा पे है उसको आगे की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा कला और साहित्य पर नियंत्रण। आदर्श राज्य सही रूप से क्रियान्वित हो, इसके लिए आवश्यक है कि कला और साहित्य अच्छे साहित्य हों, जिसका बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सके। तो इस तरीके की ये विशेषताएं हैं। और इसके अलावा है संपत्ति परिवार विषयक साम्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद दिया है, ताकि अभिभावक वर्ग जो प्रशासक वर्ग और संरक्षक वर्ग है वो अपने कर्तव्यों की पूर्ति सही ढंग से करे। तो उसको उसने परिवार और संपत्ति दोनों से वंचित कर दिया है, ताकि उनमें स्वहित को पूरा करने की इच्छा जागृत नहीं हो और वो परहित के लिए कार्य करें। नेक्स्ट है नर और नारी का समान अधिकार। जिस तरीके से यूनान में उस समय स्थिति थी कि स्त्रियों के साथ बहुत ही दुर्दशा हो रही थी, वो 4 दीवारी तक कैद थी, प्लेटो यहाँ पर स्त्री स्वतंत्रता का समर्थक बना। वो स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने की बात करता है। उसका ये कहना है कि स्त्री कोई बंधी हुई नहीं होगी, इसलिए उसने परिवार विषयक साम्यवाद दिया है कि स्त्रियाँ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेंगी, वो राजनीति में भी भाग लेंगी। तो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता की बात करता है। तो ये तो बच्चों विशेषताएं हो गई। इसके बाद इसकी आलोचनाओं में पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। प्लेटो के आलोचक ये कहते हैं कि इसने व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया है। ये व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दे रहा, जो कि ये कह रहा है कि आत्मा के गुण के आधार पर कार्य लेगा। तो मेजरमेंट क्या है, कोई पैमाना जो है वो प्लेटो ने प्रस्तुत नहीं किया कि किस में किस गुण की प्रधानता है। इसकी बात प्लेटो ने नहीं बताई है। व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब उस पर सारे गुण समान रूप से विकसित होने चाहिए। राज्य की एकता संभव नहीं। प्लेटो ने कहा कि उसके आदर्श राज्य में तीनों अंग कार्य करेंगे, राज्य में एकता होगी। तो आलोचक कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक वर्ग को आप दे रहे हो, एक वर्ग को परिवार से वंचित रख रहे हो, एक को परिवार दे रहे हो, तो उनमें असंतोष ही व्याप्त होगा। वो असंतोष धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जो कि एकता स्थापित नहीं करेगा बल्कि एकता के लिए खतरा बन जाएगा। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत अव्यावहारिक है, क्योंकि इसके लिए आलोचक ने कहा कि कार्य विशिष्टीकरण वैसे तो सही है, लेकिन जिस रूप में प्लेटो ने कार्य विशिष्टीकरण किया है वो सही नहीं है। उसमें एक वर्ग केवल एक ही कला में पारंगत होता है, दूसरी कला का उसको कोई ज्ञान नहीं है। जैसे दार्शनिक वर्ग किस तरीके से उत्पादक वर्ग के समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि उत्पादक वर्ग के पास तो परिवार है और दार्शनिक वर्ग के पास परिवार नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है कि परिवार की परेशानियाँ क्या हैं, क्या उसकी उसमें क्या हम उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसे पारिवारिक जीवन जिया ही नहीं है। संपत्ति के बारे में जो संपत्ति नहीं दिया आपने दार्शनिक शासक को, तो उसको क्या पता कि संपत्ति जो है वो किस तरीके से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो कही हैं प्लेटो ने वो बिल्कुल ही अतार्किक प्रतीत होती हैं। इसके अलावा वर्ग विभेद उचित नहीं है। किसी भी आदर्श राज्य में वर्ग को यदि हम बांट देते हैं तो वो भी गलत है, उसकी एकता को खतरा है। 5th पॉइंट है दार्शनिक शासक के निरंकुश होने की संभावना। प्लेटो ने आदर्श राज्य में जिस तरीके से पूरी बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में दे दी है, तो इससे ऐसा लगता है कि दार्शनिक शासक निरंकुश हो जाएगा। वो एकाधिकार प्रवृत्ति का द्योतक है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता का वो सर्वे सर्वा है। उसकी राजनीतिक सत्ता कौन से नियम बनाएगा, कौन से कानून बनाएगा, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जनमत के नियंत्रण को भी प्लेटो ने दार्शनिक शासक के ऊपर स्वीकार नहीं किया है। शासन संगठन के तत्वों की उपेक्षा, इसने शासन संगठन की उपेक्षा करी है, तत्वों की, विधि के शासन की, कार्यपालिका की, व्यवस्थापिका की, न्यायपालिका की, इसको प्लेटो ने स्वीकार नहीं किया है। साम्यवादी व्यवस्था अमानवीय। साम्यवादी व्यवस्था जो की है वो अमानवीय है, क्योंकि वो उत्पादक वर्ग के साथ न्याय नहीं कर रही। उसमें साम्यवाद केवल इन 2 वर्गों पर लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, जो कि आधी संख्या से ज़्यादा है। तो बच्चों, आज तो हमने इस संदर्भ में चर्चा करी कि किस तरीके से इसका आदर्श राज्य है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में शिक्षा सिद्धांत का विवेचन करेंगे। धन्यवाद। हाँ।